नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। चित्रकूट से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डकैत गौरी यादव पर इनाम की राशि को बढ़ा दिया गया है। 1.5 लाख से बढ़कर अब यह राशि 5.5 लाख हो चुकी है। 5.5 लाख का इनाम। डकैत गौरी बीहड़ की जो है इकलौता बड़ा बदमाश है, जिस पर एमपी सरकार ने 50,000 का इनाम रखा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां बताते चले कि एक डकैत पर इनाम की राशि को बढ़ा दिया गया है। डकैत का नाम गौरी यादव बताया जा रहा है, जिस पर इनाम की राशि को बढ़ा दिया गया है। 1.5 लाख से बढ़कर 5.5 लाख रुपए इनाम की राशि को कर दिया गया है। 50,000 का इजाफा भी करा गया है और इसके साथ ही डकैत गौरी बीहड़ का इकलौता ऐसा डकैत है जिस पर सरकार ने इनाम की राशि को बढ़ा दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की मध्य प्रदेश से आपको बता रहे हैं, डकैत गौरी यादव पर इनाम बढ़ा दिया गया है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां दिल्ली सरकार ने दिल्ली में पढ़ने वाले बच्चों को कोरोना के संकट काल में फीस में बड़ी राहत दी है। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों पर हाईकोर्ट का आदेश लागू किया है, जो कोरोना के इस मुश्किल वक्त में अभिभावकों के लिए एक बड़ी राहत लाएगा। अब दिल्ली में प्राइवेट स्कूल शैक्षणिक वर्ष 2020-21 की फीस में 15% की कटौती की जाएगी। प्राइवेट स्कूलों में 3 महीने की फीस एक साथ नहीं जमा करानी होगी और स्कूल अब हर महीने फीस लेंगे। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि अगर किसी स्कूल ने बच्चों की फीस पहले ही ले ली है तो उसे 15% फीस या तो लौटानी होगी या फिर अगले साल की फीस में एडजस्ट करना होगा। इसके अलावा स्कूल किसी पेरेंट की आर्थिक तंगी के कारण फीस बकाया होने पर बच्चे को स्कूल की किसी गतिविधि में भाग लेने से नहीं रोकेगा। दिल्ली सरकार ने यह आदेश दिल्ली के सभी 460 प्राइवेट स्कूलों पर लागू कर दिया है। इसी बीच दिल्ली सरकार ने एक आदेश भी जारी किया है, जिसमें प्राइवेट स्कूलों पर सालाना और डेवलपमेंट फीस लेने पर अब रोक लगा दी गई है। दिल्ली के 460 प्राइवेट स्कूल इसके खिलाफ हाई कोर्ट गए, जबकि हाई कोर्ट ने स्कूलों को सालाना और डेवलपमेंट फीस लेने की छूट दे दी। लेकिन साथ ही हाई कोर्ट ने आदेश भी दिया है कि स्कूलों को 2020 और 21 के सत्र की फीस में 15% कटौती भी करनी होगी। इसी बीच हाई कोर्ट ने आदेश में यह भी साफ कर दिया कि 2021 और 22 के सत्र में स्कूल पूरी फीस ले सकते हैं। कोरोना की मार वैसे तो पूरे देश पर पड़ी है और ऐसे में दिल्ली में फीस में मिलने वाली ये छूट अगर पूरे देश में लागू की जाए तो निश्चित तौर पर लोगों को बड़ा सहारा मिल सकेगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जब मुंबई पुलिस ने एक निजी कंपनी के लिए फर्जी कोविड-19 टीकाकरण शिविर आयोजित करने के आरोप में 8 लोगों के खिलाफ नई प्राथमिकी दर्ज की है। इसकी जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने साझा की और इस बीच मुंबई में हाउसिंग सोसाइटी और निजी कंपनियों के लिए अवैध रूप से फर्जी कोविड-19 टीकाकरण शिविर आयोजित करने वाले गिरोह का पिछले महीने भांडाफोड़ होने के बाद इस पूरे मामले में अब तक कुल 10 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। इसी बीच पुलिस अधिकारी ने बताया है कि ताजा मामला इंटर गोल्ड कंपनी के लिए फर्जी टीकाकरण शिविर आयोजित करने से जुड़ा है। MIDC अंधेरी पुलिस थाना में दर्ज की गई प्राथमिकी के मुताबिक आरोपी द्वारा अप्रैल और मई में फर्जी टीकाकरण शिविर आयोजित कर कंपनी के कर्मियों को टीके की 1055 खुराक दी गई है, लेकिन उनमें से केवल 48 लोगों को ही टीकाकरण से संबंधित प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है, जबकि कंपनी को बाद में पता चला कि आयोजकों ने टीकाकरण शिविर के लिए महानगर पालिका से कोई अनुमति नहीं ली थी। आरोपी ने टीकाकरण शिविर के लिए कंपनी से 2.60 लाख रुपए लिए थे और इसी बीच प्राथमिकी में प्रमुख आरोपी शिवम अस्पताल के डॉक्टर मनीष त्रिपाठी, अरविंद जाधव और पवन सिंह, अनुराग करीम, नेहा शर्मा, रोशनी पटेल समेत 8 लोगों के नाम दर्ज हैं। इसी बीच डॉक्टर त्रिपाठी और 5 अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
और यूरोप जाने वाले भारतीयों के लिए अब एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। बता दें, कोविशील्ड का टीका लगाने के बाद अब भारतीय स्विट्जरलैंड समेत 9 यूरोपीय देशों की यात्रा कर सकेंगे। दरअसल कोरोना के कारण यूरोपीय यूनियन ने भारत समेत गैर यूरोपीय देश के लोगों की यात्रा पर रोक लगाई गई थी, जहां फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन वैक्सीन लगा चुके गैर यूरोपीय देश के लोगों को ही यूरोप में आवाजाही की छूट थी। जिसके बाद ही सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला ने विदेश मंत्री को पत्र लिखकर मांग की थी कि कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को यूरोपीय देशों की यात्रा की इजाजत दिलवाई जाए। इसी बीच भारत सरकार ने भी यूरोपीय यूनियन के इस फैसले पर आपत्ति जताई, तो वहीं भारत में यूरोपीय नागरिकों के लिए कड़े नियमों के संकेत भी दे दिए थे। इसी बीच भारत की इस कूटनीतिक पहल के बाद एक एक कर यूरोपीय यूनियन ने 9 देशों ने कोविशील्ड लगवा चुके नागरिकों को हरी झंडी दे दी है। तो वहीं अब दूसरी ओर संयुक्त अरब अमीरात ने भारत से आने वाले लोगों पर 21 जून तक के लिए पाबंदी लगा दी है, जबकि पहले 23 जून से उड़ान शुरू होनी थी। यूएई ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि 13 दूसरे देशों से भी आने वाले लोगों पर रोक लगाई है। तो वहीं अब संयुक्त अरब अमीरात ने भारत समेत 14 देशों से आने वाले फ्लाइट्स पर 21 जुलाई 2021 तक के लिए रोक लगा दी है। और पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र की शुरुआत में ही ममता सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव की आशंका तेज हो गई है। इसकी यह झलक आज दोपहर 2 बजे देखने की उम्मीद की जा सकती है। इसी बीच बंगाल विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत दोपहर 2 बजे राज्यपाल जगदीप धनखड़ के अभिभाषण के साथ शुरू होगी। लेकिन धनखड़ ने यह साफ कर दिया है कि जो सरकार ने लिखकर भेजा है वो सदन में हूबहू नहीं बोलेंगे। नियमों के मुताबिक विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से ही होती है और इस अभिभाषण को राज्य सरकार तैयार करती है और इसे राज्यपाल को पढ़ने के लिए दिया जाता है। आमतौर पर अभिभाषण में सरकार के कामकाज का बखान और आने वाली योजनाओं का खाका होता है। लेकिन राज्यपाल जगदीप धनखड़ कई मौकों पर ममता सरकार के कामकाज पर सवाल उठा चुके हैं और हाल फिलहाल दोनों पक्षों के बीच तल्खी और तेज हो चुकी है। इसी बीच सोमवार को सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को भ्रष्टाचारी कह दिया था। इसके जवाब में राज्यपाल ने सोमवार की शाम को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद पर लगाए गए सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। इसी बीच राज्यपाल धनखड़ ने कहा कि उन पर राजनीति की भावना से प्रेरित होकर सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। जाहिर है अभिभाषण को हूबहू ना पढ़ने की बात कहकर उन्होंने सरकार पर निशाना साधने के संकेत दे दिए हैं। इससे राज्य सरकार और राजभवन के बीच की दूरी और बढ़ने की आशंका भी गहरा गई है। तो वहीं कोरोना से जारी जंग में सबसे बड़ा हथियार है वैक्सीनेशन। कोशिश यही है कि तेजी के साथ वैक्सीनेशन का काम पूरा किया जाए, लेकिन देश में अब वैक्सीन की कमी और रफ्तार में गिरावट देखने को मिल रही है। एक वक्त तेजी से बढ़ता दिख रहा था ये आंकड़ा अब धीमा हो चला है। वैक्सीनेशन करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों की मजबूरी है कि उनके पास वैक्सीन का फिक्स कोटा ही मौजूद है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग इस कमी की जानकारी पहले से नहीं होने के कारण परेशान हो गए हैं। वैक्सीन की कमी को देखते हुए सरकार ने वैक्सीनेशन पॉलिसी में भी बदलाव किया है, जिसके बाद निजी अस्पतालों के साथ सीधा टीका खरीदने पर रोक लगा दी गई है। अब महीने में टीके खरीदने की लिमिट तय होगी और इसी के साथ ही वैक्सीन का ऑर्डर कोविन प्लेटफॉर्म के जरिए अस्पतालों को देना होगा। अस्पताल को हफ्ते के टीकाकरण औसत के आधार पर वैक्सीनेशन दी जाएगी और इस कमी के बीच गुरुवार को देश में 33,18,582 लोगों को वैक्सीनेट किया गया, जिसमें 9,52,665 वैक्सीनेशन के साथ मध्य प्रदेश पहले नंबर पर रहा। और जुलाई के महीने में लोगों को कुछ हद तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जुलाई महीने के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के कई क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना जताई है।
इसी के साथ ही भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को अपनी पूर्वानुमान में ये कहा था कि दक्षिण प्रायद्वीप, मध्य पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बारिश हो भी सकती है। ऐसे में जुलाई में बारिश 94 से लेकर 106% के बीच रहने की संभावना है। तो वहीं जुलाई में भारत के कुछ हिस्सों और प्रायद्वीपीयों के साथ साथ मैदानी इलाकों में सामान्य से तेज बारिश होने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक प्रशांत और हिंद महासागर में समुद्र की सतह के तापमान की स्थिति को भारतीय मानसून पर मजबूत प्रभाव के लिए जाना जाता है। इसीलिए आईएमडी महासागरीय घाटियों पर समुद्र की सतह की स्थिति के विकास की सावधानी पूर्वक निगरानी की जा रही है। आईएमडी के डायरेक्टर जनरल एम मोहपात्रा ने कहा है कि जुलाई के महीने में देश में सामान्य मानसून आने की अभी भी उच्च संभावना है। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां संगम नगरी प्रयागराज में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी लड़ाई है। यहां दोनों ही पार्टियों ने जीत के लिए पूरा दमखम झोंक दिया है। जीत के लिए हर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और ऐसे में माना यह जा रहा है कि सीधी लड़ाई में दोनों पार्टियों में नजदीकी मुकाबला और कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बता दें कि प्रयागराज में बीजेपी और सपा दोनों ही पार्टियां जीत के बड़े बड़े दावे कर रही हैं। हालांकि दोनों में से बहुमत किसी के पास भी नहीं है। ऐसे में दोनों ही उम्मीदवार बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे हैं। ऐसे में जो भी उम्मीदवार निर्दलीय और दूसरी पार्टी से ज्यादा सदस्यों को अपने पाले में लाने में कामयाब होगा, जीत का सेहरा उसी के सर बंधेगा। इसी बीच प्रयागराज में बीजेपी ने पार्टी के पुराने नेता और चिकित्सा और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े पूर्व एडिशनल सीएमओ डॉक्टर वीके सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने दिग्गज नेता राम मिलन यादव की बेटी मालती यादव को टिकट दिया है। चुनाव में दलीय निष्ठा की दुहाई देने के साथ ही जोड़ तोड़, धनबल और बाहुबल का भी जमकर प्रयोग किया जा रहा है। और वहीं पंजाब में चुनावी मौसम के बीच अब बिजली की भारी कटौती भी हो गई है। राज्य में 15 से 16 घंटे बिजली की कटौती की जा रही है और हालात ऐसे हैं कि सरकारी दफ्तरों में काम के घंटे भी अब कम कर दिए गए हैं। इसी के साथ ही एसी भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। बिजली कटौती को लेकर विपक्ष कैप्टन अमरिंदर सरकार पर अब हमलावर हो गया है और इसी के मद्देनजर आज अकाली दल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी करेगा। बता दें कि पंजाब में हो रही बिजली कटौती से परेशान लोग अब सड़कों पर उतर चुके हैं। इसी बीच होशियारपुर जिले में कल गुस्साए लोगों ने होशियारपुर और ऊना रोड ही जाम कर दिया था। बिजली कटौती किसानों के लिए और भी बड़ी मार है। धान की फसल के लिए बेचैन किसान बिजली कटौती से भी बेहद परेशान हो चले हैं। वहीं पुलवामा में सुरक्षा बलों की आतंकियों के वादियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। पुलवामा के हंजिन राजपुरा इलाके में आतंकियों से सुरक्षा बलों के जवान लोहा ले रहे हैं। वहीं मुठभेड़ वाले इलाकों में 3 से 4 आतंकियों के घिरे होने की खबर भी सामने आई है। इसी बीच आपको बता दें कि आतंकियों ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस के काफिले पर हमला कर दिया। इस हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, तो वहीं सुरक्षा बलों द्वारा इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और देश में महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और ये इस कदर बढ़ रही है कि जनता का जीना मुहाल हो गया है। लगातार तेल के बढ़ते दामों से जनता को कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है और आज इसी दौर में पेट्रोल के दाम एक बार फिर से बढ़ा दिए गए हैं। राजधानी दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है और आज पेट्रोल के नए दाम बढ़ने के साथ दिल्ली में पेट्रोल 99 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। हालांकि आज डीजल में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। डीजल के दाम अभी नहीं बढ़ाए गए हैं, लेकिन दिल्ली में डीजल अभी भी 79
रुपए 18 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। इसी बीच आपको बता दें कि आरटीआई के जरिए जानकारी सामने आई है कि कोरोना काल के दौरान पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर कस्टम और एक्साइज ड्यूटी से केंद्र सरकार की कमाई 56% ज्यादा बढ़ी है और इसी के साथ ही सरकार को इनडायरेक्ट टैक्स से करीब 2.88 लाख करोड़ रुपए की कमाई भी हुई है। इसी बीच 2020-21 में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर 37,806 करोड़ रुपए की कस्टम ड्यूटी वसूली गई, तो वहीं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से 4.13 लाख करोड़ की कमाई हुई है। तो वहीं पेट्रोलियम पदार्थों के इंपोर्ट पर सीमा शुल्क के तौर पर 46,000 करोड़ की कमाई हो चुकी है।